चैप्टर 6 ले रहे हैं विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। इस चैप्टर में हम लोग ओम के नियम के आगे की बात करेंगे। ओम के नियम के अंदर हम लोग जो सिंपल सर्किट है उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे किरचॉफ के नियम की और किरचॉफ के नियम से रिलेटेड जो और बातें हैं उनकी। पहला टॉपिक स्टार्ट करता हूं मैं, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ लॉ। जो सिंपल सर्किट होता है, साधारण विद्युत परिपथ होता है, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ओम के नियम का उपयोग करते हैं। लेकिन जो जटिल परिपथ होते हैं उसके लिए ओम का नियम काफी नहीं होता, इसके लिए हम किरचॉफ के नियम का यूज करते हैं। किरचॉफ के नियम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। सबसे पहले फर्स्ट लॉ। प्रथम नियम, इसके कुछ और भी नाम है। इसको कहते हैं धारा का नियम, या एक और नाम संधि का नियम, जंक्शन लॉ, या संधि का नियम। और यह नियम किस पर आधारित है? यह नियम है आवेश संरक्षण पर आधारित। एग्जाम में पूछ लेते हैं क्या क्या नाम है इसका। इसे धारा का नियम भी कहते हैं, संधि का नियम भी कहते हैं, और किस पर आधारित है ये नियम? आवेश संरक्षण पर आधारित है। नियम क्या है बात करते हैं आगे। ये नियम कहता है किसी भी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, वेक्टर सम होता है, वो 0 होता है। देखते हैं कैसे। ये कोई विद्युत परिपथ है, मान लिया हमने यहां से करंट फ्लो हो रहा I1, यहां से करंट फ्लो हो रहा I2, इधर से करंट फ्लो हो रहा I3 और ये I2। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे जंक्शन या संधि, इसीलिए इसे संधि का नियम दिया गया है। नियम क्या है? जो धारा संधि की ओर आ रही है उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, और जो धारा संधि से दूर जा रही है उसको हम नेगेटिव मान लेते हैं। उल्टा भी कर सकते हैं, जो धारा संधि की ओर आ रही है उसको नेगेटिव ले लें, और जो धारा संधि से दूर जा रही है उसको पॉजिटिव ले लें।
I4 इज इक्वल टू 0। इसे कहेंगे हम धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य। बीजगणितीय का मतलब होता है डायरेक्शन काउंट करें। यहाँ पर इन धाराओं को पॉजिटिव लिया है और इसको नेगेटिव लिया है, उल्टा भी कर सकते हैं। इसको हम कहेंगे सिग्मा I इज इक्वल टू 0। यही है संधि का नियम। एक एग्जांपल है तो इस पर बेस्ड ये किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का कोई पार्ट है, ये R1, ये R2, ये R3 रेजिस्टेंस। यहां करंट मान लिया मैंने 2 एंपियर, यहां करंट मान लिया मैंने 3 एंपियर और ये मान लिया I। संधि A है। क्या दिख रहा है यहां पर? 2 एंपियर संधि की ओर, 3 एंपियर संधि की ओर और I संधि से दूर। नियम क्या कहता है? नियम कहता है 2 + 3 - I दिस इक्वल टू 0 या 2 and 3 5 एंपियर और दिस इक्वल टू I और I इज इक्वल टू क्या? 5 एंपियर। इस नियम को इस तरह से भी कह सकते हैं, किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। इस तरह से हम किरचॉफ के प्रथम नियम को समझ सकते हैं। याद दिला दूं, किस पर आधारित है ये है आवेश संरक्षण पर आधारित। नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं, दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ का दूसरा नियम। सेकंड लॉ, इसका और नाम क्या है? इसे विभवांतर का नियम भी कहते हैं या विभव का नियम भी कहते हैं। किस पर आधारित है ये है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। नियम क्या है? पहले नियम सुन लें एक बार। किसी विद्युत परिपथ में स्थित किसी लूप में उपस्थित विद्युत स्रोतों के विद्युत वाहक बलों, विद्युत स्रोतों के विद्युत वाहक बलों तथा प्रतिरोधों पर विभव पतनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका दूसरा नाम विभवांतर का नियम के अलावा क्या नाम है? और इसका लूप का नियम भी कहते हैं इसको। और किस पर आधारित है ये? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इस नियम को समझने के लिए कुछ चिन्ह परिपाटी उपयोग में लेनी होती है।
परिपाटी क्या है? अगर किसी लूप में हम ए से बी की ओर चले, मतलब धारा की दिशा में चले, तो जो विभवांतर लेते हैं वो विभवांतर लेते हैं v इक्वल टू माइनस आई आर। अगर हम धारा की दिशा में चले तो लेंगे v इक्वल टू माइनस आई आर। किधर? ए से बी की ओर जाने पर, क्या लिखूं यहां पर? ए से बी की ओर जाने पर। उल्टा करो, बी से ए की ओर जाओ, बी से ए की ओर जाने पर तो विभवांतर लेंगे हम प्लस, धारा की दिशा में माइनस, धारा के अपोजिट प्लस, तो प्लस आई आर। अब कहते हैं अगर कोई सेल जुड़ा हो, परिपथ में कोई सेल जुड़ा हो, कोई बैटरी जुड़ी हो, कोई विद्युत स्रोत जुड़ा हो, ई है, फिर से ए से बी, ए से बी की ओर जाने पर ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए, क्या लिखूं? ए से बी की ओर। तो उस केस में हम इसका जो विद्युतवाहक बल है वो हम नेगेटिव लेंगे। सामने अगर प्लस दिख रहा है तो नेगेटिव लेंगे, तो विद्युतवाहक बल क्या होगा इस केस में? नेगेटिव। यानी मैं क्या यूज करूंगा उस केस में? माइनस ई यूज करूंगा। जैसे 2 वोल्ट का बैटरी है तो माइनस 2 यूज करूंगा। और बी से ए की ओर जाने पर पहले माइनस आ रहा है तो मैं क्या लूं? उल्टा प्लस। तो ये क्या लूंगा? फिर मैं पॉजिटिव लूंगा विद्युतवाहक बल, यानी प्लस का ई। इस तरह से हम चिन्ह परिपाटी को समझ सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेकर देखता हूं। ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है। प्रतिरोध मान लिया मैंने R1, ये R2, ये R3, इसका E1 मान लिया E1, ये E2, ये E3, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। करंट अपनी मर्जी से ले सकते हैं हम। मान लिया ये करंट I1, ये करंट I2 और ये करंट I3। सर्किट को नाम भी दे देते हैं A, B, C, D, E, F। नियम कहता है किसी लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बलों, उपस्थित विद्युत स्रोतों के विद्युत वाहक बलों तथा प्रतिरोधों
इन लूप ए बी सी एफ ए। नियम जो लिया था, यहां से मैं चल रहा हूं, ध्यान से देखें, यहां से मैं चल रहा हूं इधर। सबसे पहला है प्रतिरोध R1, यहां पर विभवांतर क्या होगा, यहां पर विभव क्या होगा, यहां होगा I1 R1, क्योंकि यहां पर जो करंट है इस पूरे में करंट यहां से यहां तक I1 है, यहां से यहां तक I1 है, यहां से यहां तक I2, यहां से यहां तक I3। जैसे कोई संधि आती है, जंक्शन आता है, उसके बाद करंट चेंज होता है। तो लूप एबीसीएफ में ध्यान दें, ए से इधर जा रहा हूं मैं लूप में, मैं नाम लिखा ए बी सी ऐसे, इस तरफ जा रहा हूं मैं, तो यहां पर विभव क्या I1 R1। अब मैं धारा के अपोजिट जा रहा हूं, प्लस लिखूंगा, तो प्लस का I1 R1। उसके बाद आया सेल, सेल का पहले प्लस आ रहा है, तो माइनस, हमने चिन्ह परिपाटी में बात की थी, माइनस E1, माइनस E1। उसके बाद इधर से यहां पहुंचा, अगेन एक बैटरी, उसका माइनस दिख रहा है, तो लिखूंगा प्लस E2। फिर इधर प्रतिरोध आया, दो चीजें ध्यान रखनी है, अगर सेल दिखे तो उसका विद्युतवाहक बल, अगर प्रतिरोध दिखे तो उसका विभवांतर। तो यहां पर विभवांतर कितना I2 R2, I2 R2, मैं धारा की दिशा में जा रहा हूं, तो माइनस I2 R2, बस यहां पहुंच गया, दिस इक्वल टू क्या 0। यही नियम है, यही कहता है विद्युत लूप, किसी लूप में उपस्थित प्रतिरोधों पर विभव बलों तथा सेलों के विद्युतवाहक बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये मेरे पास समीकरण 1 आ गया। अब मैं लूप लेता हूं F C D E F, F C D E F, मैं ऐसे चल रहा हूं वापस, आपकी इच्छा, ऐसे चल सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो इन लूप F C D E F, हाँ बताएं क्या लिखूं, पहले क्या लिखा I नहीं, मुझे प्रतिरोध देखना है, मुझे सेल देखना है, सबसे पहले क्या लिखा R2, R2 भी लिखा है, नोट करो क्या लिखूं मैं, यस IR, यानी I2 R2। धारा की दिशा में जा रहा हूं या अपोजिट जा रहा हूं, अपोजिट जा रहा हूं, तो प्लस का I2 R2। इसके बाद सेल का मुझे प्लस दिखा, तो माइनस E2, इधर आया, सेल का मुझे प्लस दिखा, तो माइनस E3, प्रतिरोध दिखा, करंट इधर, करंट के अपोजिट जा रहा हूं मैं, करंट के आपको करंट इधर है, इधर का मतलब करंट इधर है, अपोजिट जा रहा हूं, तो प्लस I3 R3 इज इक्वल टू क्या 0। इस तरह से हम समीकरण 1 और 2 को उपयोग कर यूज करके मैं जो भी अननोन चीजें दी गई है वो मैं फाइंड करता हूं। इसी को मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता हूं, इसी को मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ले लेता हूं। जो वैल्यू है E1 की जगह ले लिया मैंने 2 वोल्ट, R1 की जगह ले लिया मैंने 5 ओम, R2 की जगह ले लिया मैंने 1 ओम,
चेंज कर सकते हैं, 3 वोल्ट ले लो और R3 की जगह ले लिया मैंने 2 ओम, R3 की जगह ले लिया मैंने 2 ओम। अब सॉल्व करते हैं इसको। यस, यहां से स्टार्ट करता हूं। यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आप जो अज्ञात करंट है I1 है, I2 है, I3 है, इसकी वैल्यू फाइंड करें। ये लूप ABCF है, ABCFA, I1 R1 यानी अपोजिट जा रहा हूं करंट के, तो प्लस 5 I1 माइनस 2 प्लस दिख रहा है, माइनस लिया मैंने, इधर से माइनस दिख रहा है तो प्लस 4, करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं तो माइनस 1 into I2 यानी I2 this equal to 0। यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, -2 + 4 ये 5I1 minus I2 this equal to -2 + 4, यहां से -2 ये -2 सॉरी +2 equal to 0, तो 5I1 minus I2 this equal to -2, ये बना मेरा इक्वेशन 1। अब कौन सा लूप, F C D E F, इन लूप F C D E F, फिर से वही कहानी, करंट के अपोजिट जा रहा हूं मैं, तो I2 into 1 I2 minus 4 minus 3 प्लस करंट के अपोजिट जा रहा हूं तो प्लस, तो 2I3 is equal to 0। यहां से लिख सकता हूं मैं I2 plus 2I3 this equal to 7, इक्वेशन 2। दो इक्वेशन मिल गए मुझे, 5I1 minus I2 equal to -2 और I2 plus 2I3 equal to 7। एक और इक्वेशन लेना पड़ेगा मुझे कि यहाँ पे 3 अननोन है और हमें पता है जब भी 3 वेरिएबल हो, 3 अननोन हो, इक्वेशन भी हमें 3 लेनी चाहिए, तभी हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे संधि पर देखते हैं, यहाँ पे मैं किरचॉफ लॉ फर्स्ट को अप्लाई करूंगा। संधि पर I1 करंट आ रही है, I2 करंट आ रही है, I3 जा रही है, क्या लिख सकता हूं, I3 is equal to I1 plus I2। संधि F पर क्या I3 is equal to I1 plus I2, समीकरण 2 में I3 का मान रखने पर अब ले लो, मैं डायग्राम को मिटा दें। समीकरण 2 में I3 का मान रखने पर I2 plus 2, I3 की वैल्यू क्या है, I1 plus I2,
I1 प्लस I2 दिस इक्वल टू 7। यहां से I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 7। 2I2 और I2 कितना 3I2 प्लस 2I1 इक्वल टू 7। इक्वेशन 3। अब मैं इक्वेशन 3 को, क्योंकि इक्वेशन 1 और 3 दोनों सेम टर्म में है, ये भी I1 I2 के फॉर्म में और ये भी I1 I2 के फॉर्म में। अब इन दोनों को सॉल्व करके मैं I1 I2 की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। समीकरण 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके समीकरण 3 में जोड़ दें। समीकरण 1 को 3 से गुणा कर समीकरण 3 में जोड़ने पर 3 में जोड़ने पर पहले मल्टीप्लाई करो 3 से, क्या हो जाएगा 15I1 माइनस 3I2 इक्वल टू -6। अब समीकरण 3 में ऐड कर दो इसको। समीकरण 3 क्या, पहले 2I1 लिख लेता हूं, 2I1 प्लस 3I2 दिस इक्वल टू 7। कैंसिल, ऐड कर लो इसको। 15 दो 17I1 इक्वल टू 1। यानी यहां से क्या मिला मुझे, I1 इज इक्वल टू 1/70 एम्पियर। I1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/70 एम्पियर। अब I2 की वैल्यू कहीं भी किसी इक्वेशन में रख दूं, और I2 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं मैं। I1 का मान समीकरण 1 में ही रख दूं। I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर 5 into 1/70 minus I2 this equal to -2। I2 की वैल्यू उधर, I2 is equal to 5/70 plus 2। क्या हो जाएगा यहां से 39/70 एम्पियर। इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, I2 की वैल्यू आ गई। अब जो संधि F पर लिया था I3, इससे समीकरण को यूज करके I3 is equal to क्या हो जाएगा 1/70। I3 is equal to है क्या I1 plus I2। I1 क्या है मेरे पास 1/70 और प्लस 39/70। क्या हो जाएगा यहाँ